हेलो एवरीवन, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा पोषण या पाचन तंत्र। तो पोषण हमारे प्लांट्स में कैसे होता है, वो स्वपोषी होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब क्या होता है इसमें, जैसे हमारे सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, जो हमारे पेपर से पहले आते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन सैम्पल पेपर्स में दिए हुए हैं, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है उनके बारे में इतना, पर सैम्पल पेपर्स में दिए हुए हैं तो आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसमें से पहला कौन सा है, रंध्र के खुलने की क्रियाविधि। अब हमने रंध्र के बारे में तो इसके कार्य तो देख लिए थे, जैसे वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करता है, दूसरा ये CO2 को पादप में आने में हेल्प करता है। लेकिन ये होता कैसा है और ये वर्क करता कैसे है, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम रंध्र के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये होती है हमारे रंध्र की स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ से इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना चाहें तो पहला तो क्या होता है, किडनी शेप होता है ना इसका, किडनी की जैसी आकृति है। और दूसरा हम कहें कि इसके जो दोनों तरफ ये अलग अलग सेल्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। अब इन द्वार कोशिकाओं की क्या खासियत होती है कि जो इनके अंदर वाली भित्ति होती है ना, वो क्या होती है, मोटी भित्ति होती है, और वहीं बाहर वाली भित्ति क्या होती है, पतली भित्ति होती है। और इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनको हम कहते हैं अरीय तंतु, यानी ये तंतु होते हैं और अरीय तरीके से अरेंज होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अरीय तंतु। और वहीं हम देखें तो जो हमारा द्वार कोशिकाएं होती है ना, या जो पादप की द्वार कोशिकाएं होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब ये क्या कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण। तो अगर इनके बारे में हम लिखें तो पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, किडनी की आकृति की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, इनकी आंतरिक भित्ति मोटी व बाह्य भित्ति पतली होती है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा तो ये क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी। अब ये तो अगर हमसे पूछ ले कि द्वार कोशिकाओं की आकारिकी कैसी होती है, तो उसके बारे में हमें ये लिखना है कि पहला पॉइंट हम लिखेंगे ये किडनी शेप होती है। अगर हम बात करें घास की तो उसमें क्या होती है, डंबल शेप होती है, या फिर कहें कैसी होती है, इस तरीके की। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चले तो इनमें क्या होता है, जो इनकी आंतरिक भित्ति होती है ना, वो तो होती है मोटी, और बाह्य भित्ति क्या होती है, पतली होती है। उसके साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, अरीय तंतु और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इसमें जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं स्टोमोटल पोर। अब अगला हमारा हम देखते हैं, ये तो हम इसकी आकारिकी के बारे में देख चुके कि जैसे इसमें से क्वेश्चन आ गया कि ये कैसा होता है, तो उसमें हमें ये सब लिखना है। अब अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें तो दिन में और रात में ये कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि जैसे हमारा ये रंध्र हो गया और ये क्या है, बंद है, तो ये भित्तियां पास पास होंगी।
अब क्या होता है, जैसे थोड़ी बहुत CO2 तो इनके पास होती है, थोड़ा बहुत जल भी होता है। अब सुबह जब प्रकाश आता है तो क्या होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण चालू हो जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण चालू हो जाएगा तो क्या बनता है, उत्पाद में ग्लूकोज बनता है। अब हमने कहा इनके अंदर क्या बन चुका है, ग्लूकोज बन चुका है। जब ग्लूकोज बन चुका है तो हमारी कौन सी प्रोसेस आ जाएगी, विसरण वाली प्रोसेस आ जाएगी। अब विसरण वाली प्रोसेस कैसे आएगी, इसके चारों तरफ और भी तो सेल्स पाई जाती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। अब अंदर ग्लूकोज चला गया है, मतलब क्या हो चुका है, निम्न विभव हो चुका है। और जल की क्या टेंडेंसी थी कि वो उच्च विभव से कहाँ जाता है, निम्न विभव की तरफ जाता है। तो इन सहायक कोशिकाओं का जो जल है ना वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारी रंध्र कोशिकाओं में। अब जब ये जल जो है रंध्र कोशिकाओं में जा चुका है, मतलब इन पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, इनकी झिल्लियों पे प्रेशर लगेगा ना, इनमें जितना आना ही नहीं था जल उससे भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, झिल्लियों पे लगेगा प्रेशर। और हमने कहा हमारी आंतरिक जो है वो भित्तियां तो क्या है, मोटी है, और बाह्य जो है वो पतली है, और ऊपर से इसमें अरीय तंतु भी पाए जा रहे। तो इनके खुलने का कैसे होगा प्रोसेस, जैसे अभी ये बंद है, फिर जैसे ही जल आएगा तो ये ऐसे खुल जाएंगे। तो हमारे रंध्र क्या होंगे, विसरण की प्रक्रिया की वजह से खुल जाएंगे, उससे वाष्पोत्सर्जन चालू हो जाएगा और CO2 का अंदर आना चालू हो जाएगा। अगर हम, ये तो हमारी होगी दिन की प्रक्रिया, अगर दिन में प्रकाश रहेगा तभी तो हमारा ग्लूकोज बनेगा, तभी तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा इसकी झिल्लियों पे, तभी हमारे रंध्र खुलेंगे। अगर हम रात की बात करें तो रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अब नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज कम होगा। ग्लूकोज कम होगा तो वापस उच्च विभव की तरफ जाएंगी। अब ये वापस उच्च विभव की तरफ चली गई, मतलब पानी वापस सहायक कोशिकाओं में। पानी सहायक कोशिकाओं में चला गया तो वापस कौन सी स्थिति आ जाएगी, हमारी बंद रंध्र की, और ये हमारा है ओपन रंध्र। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, जैसे दिन हुआ तो प्रकाश आया ना सूर्य का, उससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो पहला पॉइंट हम यही लिख लेते हैं, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ग्लूकोज का निर्माण। अब इस ग्लूकोज के निर्माण की वजह से क्या हुआ है, हमारी जो द्वार कोशिकाएं हैं ना वो निम्न विभव की स्थिति में आई है। विसरण में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप विसरण वाला वीडियो वापस देख लें। अब द्वार कोशिकाओं का विभव निम्न हो चुका है तो पानी क्या करेगा, सहायक कोशिकाओं से कहाँ आएगा, हमारी द्वार कोशिकाओं में। पानी सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं में प्रवेशित, और फिर हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएंगी हमारी सेल्स।
या फैल जाएंगी, जिससे स्टोमाटा ओपन। तो ये तो क्या प्रोसेस हो गई, रंध्र के खुलने की। ट्रिगर प्रेशर के बारे में भी हमने वहीं पढ़ लिया था। जब बहुत ज़्यादा ट्रिगर प्रेशर लग रहा हो और हमारी सेल फैल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल। तो ये तो हमारी हो गई रंध्र खुलना। फिर अगर हम बात करें रंध्र के बंद होने की, यानी इसके आगे की आधी प्रक्रिया की, तो पहले क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज की वजह से निम्न विभव आया, निम्न विभव की वजह से पानी आया, और पानी आया तो सेल क्या होगी, फैल गई। फैलने की वजह से क्या हो गया, हमारे रंध्र खुल गए। अब उससे क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया और CO2 अंदर आ गई। वहीं अब हम रात्रि की बात करें या रंध्र के बंद होने की बात करें तो उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, मतलब नीचे से कहाँ चलेगी, ऊपर की ओर। रंध्र बंद। अब रात्रि है तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा, रात्रि में प्रकाश की उपस्थिति नहीं। वह प्रकाश संश्लेषण नहीं। अब अगर हमारा प्रकाश संश्लेषण या पादप में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो क्या नहीं होगा, ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। वह धीरे धीरे ग्लूकोज की कमी। अब हमारी अगर ग्लूकोज की पादप में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है तो निम्न विभव से वापस कहाँ चली जाएगी, द्वार कोशिकाएं उच्च विभव की तरफ। तो यहाँ हम लिख देंगे निम्न विभव टू उच्च विभव। अब ये वापस उच्च विभव में जा चुकी है तो क्या होगा, हमारा जो पानी होगा ना वो वापस कहाँ चला जाएगा, पानी सहायक कोशिकाओं में वापस। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, रंध्र बंद। तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, पहला हमने देखा कि हमारे रंध्र होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है। दूसरा हमने देखा कि रंध्र खुलना और बंद होना की प्रोसेस कैसी होती है। अब रंध्र जो होते हैं ना वो पत्तियों पे ही पाए जाते हैं, और उसके अलावा क्या होगा, जब तना नया होगा और हरा होता है ना उस टाइम पे भी उसमें रंध्र पाए जाते हैं। तो दो जगहों पे पाए जाते हैं, पहला हमारी पत्तियों में और दूसरा कहाँ पाए जाते हैं, जब हमारा तना हरा होगा उन हरे तनों पे पाए जाते हैं। अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कल हमने ग्लूकोज बनने वाली जो प्रक्रिया देखी थी उसमें हमारी एनसीईआरटी में तो 3 स्टेप दिए हुए हैं। उसके बाद में अगर हम देखें कि सैम्पल पेपर्स में देखें तो उसकी पूरी प्रोसेस, जैसे उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है उसके बारे में दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी उसी प्रोसेस के बारे में, यानी ग्लूकोज के निर्माण के बारे में या प्रकाश संश्लेषण के बारे में। जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है ना वो मतलब 2 भागों में डिवाइड होता है। अब ये 2 भागों में डिवाइड कैसे होता है, पहला तो हमारा होता है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा होता है हमारा अप्रकाश अभिक्रिया। अब हम बात करें कि प्रकाश अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो क्या होता है जब सनलाइट आती है ना तो वो सनलाइट यूज होके जो पहले प्राइमरी प्रोडक्ट बनते हैं उसको तो हम प्रकाश अभिक्रिया में लेते हैं, और फिर क्या होते हैं जो प्रोडक्ट बनते हैं या जो एनर्जी बनती है वो यूज होती है हमारे ग्लूकोज के निर्माण में। तो उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, उसमें जो हमारी सनलाइट से प्रोडक्ट बने हैं वो यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट सनलाइट पे निर्भर नहीं करते हैं। अब जैसे हम कहें सनलाइट आ रही है और प्लांट ने क्या किया, एनर्जी बना ली। अब उसी टाइम अगर हम सनलाइट को बंद कर दें तो ये प्रक्रिया तो वहीं बंद हो जाएगी, अब कोई एनर्जी नहीं बनेगी। वहीं हम अप्रकाश अभिक्रिया की बात करें तो ये थोड़े टाइम तक चलती रहेगी क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अभी भी क्या है, बाकी है। तो इस हिसाब से इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा पे निर्भर करता है और दूसरा प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पे निर्भर करता है। तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे,
सूर्य के प्रकाश पर सीधा निर्भर। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं पे निर्भर करता है? प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर। अब पहले हम देख लेते हैं हमारी प्रकाश अभिक्रिया, उसके बाद में देखेंगे अप्रकाश अभिक्रिया। अब प्रकाश अभिक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है कि जब जैसे सनलाइट आती है ना, उससे क्या होता है, हमारा पानी जो है वो टूटता है। अब वो टूटता कैसे है कि जैसे पानी अगर टूटा तो वो हाइड्रोजन में टूटेगा और बनेगी ऑक्सीजन, मतलब वो हाइड्रोजन में टूट रहा है और ऑक्सीजन में टूट रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन होती है ना, वो क्या करती है, हमारे जो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके निर्माण में सहायक होती है। तो पहला हम अगर इसका पॉइंट लिखना चाहे तो क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में जल अणु का टूटना। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं 2H2O से हम शुरुआत करेंगे तो क्या बनेगा, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हमारी ऑक्सीजन बन जाएगी। तो ऑक्सीजन तो बन चुकी है, अब इसका तो कोई यूज नहीं है। अब यूज किसका होगा, हमारे हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का। अब जो हमारा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका यूज होता है किसमें, हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल बनने में। अब ये कैसे होता है, तो जो हमारी लीव्स होती है ना, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, NADP रिडक्टेज। ये एक एंजाइम है। उसके साथ ही दूसरा हमारा पाया जाता है ATP सिंथेटेज। तो पहले हम NADP रिडक्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा NADP है, उसके साथ ये यहाँ से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और उससे क्या बन जाएगा, NADPH2। अब हम NADPH2 की बात करें तो ये हमारा होगा एनर्जी मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम ATP सिंथेटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का एक प्रोटीन होता है जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, F0 और F1। अब इसमें क्या होता है, ये कब वर्क करता है, जब इसके दोनों तरफ क्या हो, H प्लस की सांद्रता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। इसका मतलब एक तरफ H प्लस ज़्यादा हो और दूसरी तरफ H प्लस कम हो। जब हमारा जल होता है ये टूटता है तो उस टाइम क्या होता है, ये इसके दोनों तरफ क्या करता है, H प्लस की सांद्रता में क्या कर देता है, डिफरेंस कर देता है। अब जब H प्लस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है ना, उस समय ये हमारा एंजाइम क्या करता है, ADP प्लस PI से क्या बना देता है, हमारा ATP। ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो ये तीनों चीज़ें किस में आएगी, हमारी प्रकाश अभिक्रिया में आएगी। फर्स्ट तो हमने पॉइंट के रूप में लिख लिया, अब इन दोनों को भी हम लिख लेते हैं। NADP रिडक्टेज की सहायता से NADPH2 का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे होगा, NADP प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो जाएगा, NADPH2 में। और यहाँ जो हमारा एंजाइम वर्क कर रहा है वो कौन सा है, NADP रिडक्टेज। तो ये इसका हो गया सेकंड पॉइंट। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब ये H प्लस बन रहा है ना, तो ये क्या करेगा, जैसे इस तरीके की झिल्ली में ये संरचना होती है, हमने ग्रेना के बारे में सुना है ना, तो उसमें क्या होता है, ये H प्लस इसके अंदर तो ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा ATP सिंथेटेज पाया जाता है, बाहर H प्लस कम है ना, तो ये अंदर से जब बाहर की तरफ जाएंगे ना, उस समय क्या होगा, ATP का निर्माण हो जाएगा। तो तीसरा हम लिख देते हैं, ATP सिंथेटेज की सहायता से ADP प्लस PI या फास्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं।
अब ये हमारे तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं प्रकाश अभिक्रिया के। पहला क्या होगा, हमारा जल टूटेगा, उससे हमें H+ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। O2 जो अब उसका कोई वर्क नहीं है। अब ये H+ कहाँ यूज आएंगे, पहला हमारा NADP रिडक्टेज जो है वो इनकी हेल्प से क्या बनाएगा, NADPH2 जो क्या है एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब दूसरा हमारा ATP सिंथेटेज जो है वो कहाँ पाया जाता है, ग्रेना झिल्ली पे पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, H+ की सांद्रता ज़्यादा है और बाहर H+ की सांद्रता कम है। तो ये जब झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा ना, तो उससे हमारा ATP सिंथेटेज जो है वो क्या करेगा, ATP का निर्माण करेगा। इसके बारे में आप ज़्यादा 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब ये तो हो गई हमारी प्रकाश अभिक्रियाएं कंप्लीट। इसमें हमने क्या देखा कि प्रकाश अभिक्रियाएं सिर्फ इसलिए होती है कि ताकि हमें क्या मिल सके, एनर्जी मॉलिक्यूल मिल सके। अब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनका यूज होता है अप्रकाश अभिक्रियाओं में ग्लूकोज बनने में। तो अब अप्रकाश अभिक्रिया की तरफ हम चलें तो वो कैसे होती है। अगर ग्रेना के बारे में आपको ना पता हो तो भी आपको इतना ही याद रखना है कि ग्रेना की झिल्ली के दोनों तरफ सांद्रता प्रवणता में अंतर होता है। आपको इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है इसके बारे में। अब अप्रकाश अभिक्रिया की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, पहला तो ये हमारी होती है स्ट्रोमा पार्ट में। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में देखें तो ये किस प्रकार होगी। स्ट्रोमा भी क्लोरोप्लास्ट का ही भाग है, इसका भी आपको नाम ही याद रखना है। अभी अगले साल 11th में जब आपके सेल बायोलॉजी आएगी तो उसमें आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है। इसमें क्या होगा, 6CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADH2 मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, C6H12O6 प्लस 6H2O। अब यहाँ हमें जो याद रखना है वो क्या है कि अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं तो हमें 18 अणु किसके चाहिए, ATP के, और 12 अणु किसके चाहिए, NADPH2 के। तो हमें सिर्फ इतना ही यहाँ याद रखना है। प्रकाश अभिक्रिया में सिर्फ इतना ही होता है कि जो प्रकाश अभिक्रिया के प्रोडक्ट है वो यहाँ यूज हो रहे हैं किसके निर्माण में, ग्लूकोज के निर्माण में। अब अगर हम कहें कि जैसे प्रकाश अभिक्रिया नहीं होगी तो अप्रकाश अभिक्रिया भी नहीं होगी ना, वहीं हम कहें थोड़ी देर हमने प्रकाश अभिक्रिया को होने दिया, मतलब उसके कुछ प्रोडक्ट क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब हमने प्रकाश को आना रोक दिया तो कुछ समय तक तो हमारी अप्रकाश अभिक्रिया चल सकती है ना। तो ये हो गई हमारी प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रोसेस, अगर आपके क्वेश्चन इसमें से आए तो। अब हम अगले टॉपिक की हमारी शुरुआत करते हैं, वो है हमारा विषमपोषी पोषण। तो कल हमने इसका जो देखा था कि इसके भी आगे पार्ट होते हैं, वो किसके आधार पर होते हैं, वो इसके आधार पर होते हैं कि हम फूड को कैसे लेते हैं। कि जैसे परभक्षी है वो किसी को मार के खा रहा है, परजीवी होता है वो किसी के साथ रह रहा है, तो वो तो हमारा तरीका हो गया कि हम फूड को कैसे लेते हैं। अब दूसरा इसका जो आधार होता है उसके आधार पर हम इनमें डिफरेंस देखते हैं, वो होता है भोजन के प्रकार पर। मतलब एक तो हो गया हम भोजन कैसे ले रहे हैं और दूसरा हो गया कि जो फूड हम ले रहे हैं वो कैसा है। तो यहाँ हम जो डिफरेंस देखेंगे वो क्या है कि जो फूड हम ले रहे हैं वो कैसा है उसके आधार पे होगा। तो इसके आधार पर ये क्या होते हैं, पहला हो गया हमारा शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी और तीसरा हो गया सर्वाहारी। अगर इसमें और ऐड करना चाहें तो मृतोपजीवी भी आ सकता है। शाकाहारी वो होते हैं जो सीधे घास को खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे घास या पेड़ पौधों का यूज करने वाले। इसमें हमारी गाय आ गई, हिरण आ गए, वो सब एग्जाम्पल आ गए ना। अब दूसरे अगर हम मांसाहारी की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं ना उनको खाने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, शाकाहारी, या सिर्फ शाकाहारी नहीं कह सकते, दूसरे जीव को। वहीं अगर हम बात करें सर्वाहारी की तो इसमें हम एग्जाम्पल खुद को भी मान सकते हैं, यानी मानव। ये क्या करते हैं, ये शाकाहारी भी होते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी खाते हैं, और ये दूसरे जीवों को भी खाते हैं, मतलब ये मांसाहारी भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, शाकाहारी प्लस मांसाहारी।
और लास्ट इसमें मृतोपजीवी को क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये इन तीनों में से कहीं भी कुछ भी नहीं खा रहा ना, ये तो क्या कर रहा है, डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो इसके लिए इसको भी हमने इसमें ऐड किया है। ये क्या खाता है, डेड ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे भोजन के प्रकार पे हो गया कि जो हम फूड ले रहे हैं वो कैसा है, उसके आधार पे अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें तो ये कैसे होंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे मानव पाचन तंत्र की। मानव पाचन तंत्र को हम कुछ भागों में पढ़ेंगे। जैसे पहला मैं इसका कहूँ तो हम पढ़ेंगे जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल या पाचन नाल है, उसके जो पार्ट होते हैं ना, उनमें कौन कौन सा पार्ट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे होती है, पूरी नाल के बारे में पूछ लिया जाता है, और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या क्या वर्क होता है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इससे जो ग्लैंड्स या जो हमारी ग्रंथियाँ जुड़ी हुई होती है उनके बारे में, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारी पाचन प्रक्रिया के बारे में। तो अगर मैं पहला तो यही कहूँ कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारा हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी इससे जुड़ी हुई ग्रंथियाँ। तो पहले हम इन दोनों भागों के बारे में पढ़ेंगे, बाद में इनमें होने वाली पाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, तो उसमें अगर हमें इसके भागों के नाम के बारे में नहीं पता है, इसके पाथ के बारे में नहीं पता है, तो उनमें उनके कार्य के बारे में लिखना तो बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि इसका पाथ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले हम फूड कहाँ से लेते हैं, हमारे मुख से लेते हैं ना, तो ये कहाँ से शुरू होगी, हमारे मुंह से शुरू होगी, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में ग्रसनी, उसके बाद में आ जाएगा हमारा आमाशय, आमाशय के बाद में आ जाती है आंत्र। अब जो हमारी आंत्र होती है वो दो भागों में डिवाइड रहती है, स्मॉल और लार्ज, यानी छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। अब ये जो छोटी और बड़ी आंत्र होती है ना, वो भी आगे तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड रहती है। जैसे छोटी आंत्र जो होती है वो भी आगे तीन भागों में डिवाइड रहेगी, और बड़ी आंत्र होते हैं उसके भी तीन पार्ट होते हैं। तो छोटी के कौन से होते हैं, डियोडेनम, दूसरा हमारा हो जाएगा जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा हमारा इलियम। वहीं अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिकम, कोलोन, और लास्ट होता है हमारा रेक्टम। और फिर ये बाहर ओपन हो जाएगी किससे, एनस से। अब यहाँ अगर हम छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र के नामों की बात करें तो इन्हें इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा इजी होता है हिंदी में याद रखने से। हिंदी में इनके नाम सेम सेम होते हैं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो इनको इंग्लिश में याद करना बेटर है। अब उसके बाद में अगर हम शुरुआत करें कि ये सब संरचनाएं जो हमने पढ़ी है उनका काम क्या होता है, तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको इनके नाम इनके लाइन से याद रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इनके कार्य पढ़ लेंगे ना तो उसके साथ साथ आपको इनके नाम भी याद रहना चालू हो जाएंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे मुख से। अगर हम हमारे मुख की बात करें तो हम क्या करते हैं मुख में, पहला तो होता है हमारा खाना चबाने का कार्य करते हैं। तो चबाएंगे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में होगा और हमें क्या होगी, निगलने में आसानी होगी। दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें लार मिक्स करते हैं। अब लार में कुछ एंजाइम होते हैं जो थोड़े से जो पचित जो हमारा कुक्ड स्टार्च होता है ना उसके पाचन में वर्क करते हैं। अब तीसरी हम बात करें तो ये क्या करते हैं, भोजन को लसलसा बनाते हैं, उसमें लार को मिक्स करके, उससे क्या होता है, निगलने में आसानी रहती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं चबाते हैं भोजन को। दूसरा हम लिखते हैं लार को मिक्स करके भोजन को लसलसा बनाते हैं।
जिससे भोजन निगलने में आसानी होती है। अब अगर हम कुक्ड स्टार्च की बात करें या जो हमारी पकी हुई स्टार्च होती है उसकी बात करें तो उसका पाचन कहाँ होता है? हमारे मुख में, यानी पकी हुई स्टार्च का पाचन। ये वर्क यहाँ हो गया। अब इसके अलावा हमें अगर क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बनाना है तो हम हमारे दांतों के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे हम विषम दंती होते हैं, मतलब हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते ना, वो अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर में। अब उसके बाद में हम बात करें तो हमारे दांत जो होते हैं ऐसे हाथ लगाने से या फिर हम कुछ चबा रहे हैं तो गिरते नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है? वो हड्डियों की ग्रथिकाओं में अंदर तक धंसे रहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं या ग्रथ दंती दांत कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे दांत लाइफ में 2 बार आते हैं ना, मतलब हम होते हैं द्विबार दंती। तो दांत की मैं बात करूं तो पहला लिख दूंगी द्विबार दंती, मतलब दांत लाइफ साइकिल में 2 बार आना। वहीं क्या होता है इसका दूसरा? ग्रथ दंती। अब ग्रथ दंती को समझना यह है कि जब हम चबाते हैं हमारे दांत बाहर नहीं आ जाते, चाहे हम कुछ भी खा लें। जब तक हमारे दांत कमज़ोर नहीं हुए हैं तब तक वो क्या करेंगे? गिरेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? वो ऊपर की मैग्जिला और नीचे की मैंडिबल हड्डी में क्या है? अंदर तक धंसे हुए हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे। तो अंदर तक धंसे हुए हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ग्रथ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? दांत अस्थियों में धंसे हुए। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में क्या है? हमारा विषम दंती दांत है। मतलब सारे दांत, ये तो हमें भी पता है, हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं है ना, सब अलग अलग साइज और शेप के हैं। इसका मतलब वो एक जैसे नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। दांतों की आकृति समान नहीं, वह आकृति इनकी समान नहीं है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके कार्य भी समान नहीं है। अगर हमारे कोर्स में नेक्स्ट ईयर टीथ आएंगे वहाँ हम देखेंगे कि इनके विषम दंती होने के पीछे रीजन ये है कि इनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हमारे मुख के बारे में तो इतना ही हम पढ़ेंगे कि जैसे ये सिर्फ निगलने में सहायता करता है, थोड़ी सी स्टार्च का यहाँ पाचन होता है, और क्या होता है? लाइसोजाइम स्रावित होता है यहाँ पे। अब ये लाइसोजाइम क्या होता है? ये बैक्टीरिया और विषाणुओं को मारने का कार्य करता है। वो जब हम पाचन वापस देखेंगे ना प्रक्रिया, उसमें मैं आपको वापस बता दूंगी। अब दूसरी हम बात करें हमारी ग्रसिका की, तो ग्रसिका क्या होता है? जैसे इसको हम अगर हमारी नेजल कैविटी मान ले या हमारा नासा छिद्र मान ले या नासा गुहा मान ले, इसको हम क्या मान ले? ओरल कैविटी, या क्या मान ले? मुख गुहा। तो ये आगे जाके कहाँ जाते हैं? जो हमारी जो आगे वाली है वो होती है एयर पाइप या विंड पाइप। मतलब इसमें क्या जाती है? हमारी जो ऑक्सीजन या जो एयर हम ले रहे हैं वो किस में जाती है? हमारी विंड पाइप में। और जो दूसरा वाला होता है ना, इसमें क्या जाता है? हमारा भोजन जाता है। तो भोजन जाता है, इसको तो हम ईसोफेगस कहते हैं ना, या फिर मैं कह दूँ इसको हम कहते हैं हमारी ग्रसनी। तो हमारे माउथ से, ये हमारी ओरल कैविटी है या हमारा माउथ है, यहाँ से फूड हमारी ग्रसनी में जाने से पहले ये जो थोड़ा सा स्पेस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। तो ग्रसिका के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या करता है? मुख व ग्रसनी को जोड़ने का कार्य करता है। अब अगर हम इस संरचना को या हमारी ग्रसिका को देखें तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमारा जो भोजन है और जो हमारी एयर जो हम ले रहे हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ग्रसिका वह स्थान है जहाँ पे हमारा भोजन और हवा साथ में रहते हैं। तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे?
ग्रसिका भोजन व वायु के लिए कॉमन पाथ है। मतलब इन दोनों के लिए है ना, ये भोजन भी यहीं से जा रहा है और अगर हमारी वायु भी यहीं से जा रही है तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन पाथ हो गया भोजन और वायु के लिए। तो ग्रसिका के लिए इतना ही बहुत है। इससे आगे हम बात करें हमारी ग्रसनी की। तो हमारी ग्रसनी क्या होती है, जैसे भोजन हमारी ग्रसिका से गया हमारी ग्रसनी में। अब ग्रसनी लंबी पाइप होती है जो हमारे स्टमक तक जाती है। तो ये स्टमक तक फूड को पहुंचाने के लिए क्या करती है, क्रमानुकुंचन गतियां करती है ताकि फूड हमारे आमाशय तक चला जाए। तो अब अगर हम ग्रसनी के बारे में लिखना चाहें तो क्या होता है, लंबी पाइप होती है, पाइप होती है जो कहाँ तक जाती है, हमारे स्टमक या आमाशय तक जाती है। और दूसरा क्या होता है इसमें, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने फूड हमारे मुंह में लिया, उसको हमने चबाया, लसलसा बनाया, फिर वो गया हमारी ग्रसिका में। हमारी ग्रसिका क्या होती है, भोजन और वायु के लिए कॉमन पाथ होती है। फिर वहाँ से ये चला गया, कहाँ चला गया, हमारे ग्रसनी में। और ग्रसनी जो होती है उसमें क्रमानुकुंचन गतियाँ पाई जाती है ताकि ये भोजन कहाँ पहुँच सके, हमारे स्टमक तक पहुँच सके। अब अगर हम हमारे आमाशय या स्टमक की बात करें तो आमाशय इस तरह की संरचना होती है। अब ये जो हमारा आमाशय होता है ना, पहला तो ये होता है कि हमारे शरीर के बाएं भाग में पाया जाता है। अब दूसरा क्या होगा कि जैसे हमने इसमें भोजन ले लिया, अब इसमें हम भोजन को कितने टाइम तक रखते हैं, कम से कम 4-5 घंटे तक भोजन इसमें स्टोर होके रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे हमने भोजन कर लिया तो हमारे भोजन के क्या होता है, वापस उल्टा जाने की या वापस हमारी ग्रसनी में जाने के चांस रहते हैं ना। तो इसलिए यहाँ एक संरचना पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये तो ऊपर वाली संरचना की बात होगी। अब उसके बाद में ये फूड कहाँ जाएगा, हमारी छोटी आंत्र में जाएगा। तो वहाँ पे भी इस फूड को क्या होता है, थोड़े थोड़े टुकड़ों में हमारी छोटी आंत्र में भेजा जाता है। ये एक साथ कभी भी फूड छोटी आंत्र में नहीं जाता, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भेजने के लिए क्या होता है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये तो हो गया हमारे आमाशय के बारे में। दूसरा हम लिख देंगे 4-5 घंटे तक भोजन रहता है। तीसरा हो गया ग्रसनी वाली तरफ कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। वह छोटी आंत्र वाली तरफ पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है।
ये तो इतना ही हमारे आमाशय के बारे में आएगा। इसकी पाचन, ये तो हमने इसकी संरचना की बात की है कि बाईं तरफ पाया जाता है, इसमें भोजन स्टोर होके रहता है, इसमें कौन कौन से स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अब इसमें जो पाचन प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय के बाद में फूड कहाँ जाता है, हमारी छोटी आंत्र में जाता है। अब छोटी आंत्र के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला हो गया हमारा ड्यूडेनम, दूसरा हो गया हमारा जेजुनम और तीसरा हो गया हमारा इलियम। अगर हम हमारी पाचन नलिका की बात करें तो ये कितने मीटर की होती है, 9 मीटर की। वहीं इसमें अकेली जो हमारी छोटी आंत्र होती है वो कितने की होती है, 6.5 मीटर की। तो ये तो हमने छोटी आंत्र की लंबाई देख ली कि ये सबसे लंबी नलिका है। अब इसके लंबी होने के पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो भी छोटी आंत्र में होता है और जो अवशोषण होता है ना वो भी छोटी आंत्र में ही पाया जाता है। अब पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है इसकी, ड्यूडेनम में पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है यहाँ पे। और बाकी ये जो दोनों पार्ट है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन या पोषक को ग्रहण करना रक्त में या लसिका में। ये हो गया हमारी छोटी आंत्र का काम। फिर अगर हम बड़ी आंत्र की बात करें तो बड़ी आंत्र का कोई विशेष काम नहीं होता। इससे ज़्यादातर तो कहें कि हमारा जल अवशोषित होता है। और उसके अलावा हम बात करें तो इसमें जैसे जब तक हमारे माइंड से ऐसे कोई भी जैसे हम स्टिमुलेट नहीं कर रहे हमारी बड़ी आंत्र को तब तक इसमें क्या रहता है, ये जो फूड बचा हुआ है ना वो स्टोर होके रहता है। तो इसका अगर हम कार्य लिखना चाहें तो जल अवशोषण, पाचन नहीं होता है और वेस्ट फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है। ये इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। उसके बाद में क्या होगा, हमारे को ऑर्डर मिलेगा और जो ये वेस्ट फूड है हमारे माइंड से ऑर्डर मिलने के बाद हमारे एनस या गुदा से परित्याग कर दिया जाएगा। तो ये तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की पूरी बात होगी। अगर मैं इसका रफ डायग्राम बना के आपको सारे ये बताना चाहूँ तो वो कैसे होगा, मैं डायग्राम रफ ही बनाऊंगी। आप इसको अपनी, अगर आपके पास बुक है तो उससे मैच करके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये कहाँ से शुरुआत हुई, हमारे मुख से, फिर क्या आई हमारी ग्रसनी और बाएं भाग में हमारा आमाशय आ गया। आमाशय बाएं भाग में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाना बताया था, तो मैं ऐसे मोड़ूंगी तो मेरे दाईं तरफ कौन सा होगा, बायां भाग होगा। तो ये हमारा आमाशय आ गया। अब इससे हम हमारी आहार नाल को देखना चाहे तो ये क्या हो गया, हमारा मुख हो गया। फिर उसके बाद में आ गई हमारी ग्रसनी, ये हो गया हमारा आमाशय। अब यहाँ मैं आपको ग्रंथियों का भी इसी डायग्राम में बना देती हूँ। जैसे बाईं तरफ हमारा आमाशय होता है ना, तो इसके दाईं तरफ क्या होता है, हमारा यकृत होता है। ये हमारा यकृत। अब यकृत से जो पीत रस निकलता है ना, वो एक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यकृत, ये हो गया हमारा पित्ताशय। क्योंकि ये पीत का स्टोरेज करा है ना, इसलिए हमारा हो गया पित्ताशय। इसकी बात करें तो ये पीत नली हो गई। इन सब के बारे में हम अभी ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में हम बात करें तो ये हमारा डिओडेनम हो गया।
बाद में ये हमारी बची हुई छोटी आंत्र हो गई। वहीं हम बात करें तो ये हमारा हो गया सिक्कम। और ये जो होता है ना, ये पूरा एक ही पार्ट होता है और वो होता है हमारा कोलोन, मतलब ये हमारा आरोही कोलोन है। ये हमारा हो गया अनुप्रस्थ कोलोन और ये हमारा हो गया अवरोही कोलोन। और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, जहाँ फूड सबसे लास्ट में जाके इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम। और ये कहाँ खुलता है, हमारे एनस में। तो इसके अलावा यहाँ एक और स्ट्रक्चर में बना देती हूँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम कहते हैं अग्नाशय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यकृत हमारा आ चुका है, अग्नाशय हमारा आ चुका है। उसके अलावा हम दो और ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा लार ग्रंथियाँ और दूसरा होगा हमारा जो आमाशय होता है उससे जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियाँ। तो इसके बारे में भैया टाइम कितना है, इसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखें कि इस पूरे में फूड चलता कैसे, उसके बारे में हम अगर वापस देखना चाहें तो सबसे पहले हमने मुख से फूड को इनटेक किया, फिर वो हमारी ग्रसनी में क्रमानुकुंचन गतियां हुई और वो कहाँ पहुंच गया, हमारे आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय में भी क्या होता है, पाचन होता है, इससे जुड़ी हुई कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। वहां से फिर ये कहा जाता है हमारी छोटी आंत्र में। अब छोटी आंत्र वो भाग है, हमें हमेशा याद रखना है कि एक तो ये सबसे लंबा भाग है और एक वो भाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाचन प्रक्रिया होती है। तो इसके कौन से भाग में पाचन प्रक्रिया होती है, वो होता है हमारा ड्यूडोनम। तो यहाँ पे हमारा पाचन होगा, फिर बाकी छोटी आंत्र जो होगी वो पोषकों को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर हमारा फूड हमारी बड़ी आंत्र में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जो वेस्ट फूड है। बड़ी आंत्र में सिर्फ इतना होता है कि जल का अवशोषण होता है, कोई पाचन प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होती और लास्ट में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर चले जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे इसके बारे में पूरा कंप्लीट कि ये किस तरीके से बनी हुई होती है या इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अब हम हमारी अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि इससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सी होती है, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि जैसे ये पाचन प्रक्रिया उस ग्लैंड्स के एंजाइम्स की सहायता से कैसे होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।